तो आपको ये इन्फॉर्म करना था और आपके जरिए से जनता को ये बात मालूम होती है, वो ये है कि आने वाली लोकल बॉडी में के लोकल बॉडी इलेक्शन में एमआईएम पार्टी कंटेस्ट करेगी। 6 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इलेक्शन लड़ेगी और तालुका पंचायत में 29 और जिला पंचायत में 28, माने टोटल हम लोग 539 हमारे कैंडिडेट्स रहेंगे। और ये आपको बताना था। इससे हटके आपके ने कोई सवाल है तो आप जरूर सवाल कर सकते हैं। सर, पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति की जो है पश्चिम बंगाल पुलिस ने धरपकड़ की थी, वो जो है एआईएमआईएम पार्टी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। 2011 का किस्सा अभी कोई ताल्लुक नहीं है। ये ममता बनर्जी का एलिगेशन आप लोग कैरी मत करिए। अपना थोड़ा होमवर्क ग्राउंड वर्क करके सवाल करें तो अच्छा रहेगा। सर यूनिफॉर्म सिविल कोड गुजरात में लागू हुआ है। इसके अलावा असम में भी अमित शाह जी ने कहा है कि वहां पर भी सरकार बनेगी, लागू होगा, पर इसमें से आदिवासियों को जो है वो बाकात रखा जाएगा और यहाँ पर भी सर आदिवासियों को बाकात रखा गया है इसमें से। तो हाँ, अच्छा किया आपने भी याद दिला दिया। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, संविधान का फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 44 में उसका जिक्र आया है और क्योंकि आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना जरूरी समझता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जब आप जाकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट देखेंगे तो उस वक्त बाबा साहेब अम्बेडकर ने वहां पर जो मुसलमान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे उन्होंने उसको, वो पहले ओरिजिनली आर्टिकल 38 था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में, तो उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के जो मेंबर थे वो लोग इस बात का मसला उठाए कि हमारे पर्सनल लॉस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस वक्त के जो मुस्लिम मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, उन्होंने ये अल्फाज कहे थे, माई सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज टू गिव देम एन एश्योरेंस, माने मुस्लिम मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में जब संविधान बन रहा था, बाबा साहेब ने कहा कि आई क्वाइट रियलाइज देयर फीलिंग्स द मैटर but I think they have read rather too much into Article 35, which merely proposes that the state shall endeavour to secure a civil code for the citizens of the country. It does not say that after the code is framed, the state shall enforce it upon all citizens merely because they are citizens. It is perfectly possible that the future Parliament may make a provision by making of a beginning that the code shall apply only to those who make a declaration that they are prepared to be bound by it, so that in the initial stage the application of code may be purely voluntary. Parliament may feel the ground by such method. बाबा साहेब अम्बेडकर ने साफ तौर पर उस वक्त के मुस्लिम मेंबर्स को, जो संविधान बनाने कमेटी के मेंबर थे, कि इसको फोर्स नहीं किया जाएगा सिटीजन के ऊपर और उस तरह का कोड सिर्फ उन लोगों पर लागू होगा जो डिक्लेरेशन देंगे कि हम उसको मानने को तैयार हैं। ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था। तीसरी बात यह है कि आपने तो इसको यूसीसी बोल दिया। ये यूसीसी नहीं है, यूसीसी पूरे देश के लिए होता है। तो गुजरात में जो इसको बोला गया है गुजरात यूसीसी, इसको उन्होंने 7th शेड्यूल कंकरेंट लिस्ट में जो एंट्री 5 है उसके तहत इसको बनाया गया है। अब इसमें है क्या, ये उत्तराखंड का जो कोड बनाया गया था उसका कट एंड पेस्ट है, ये कंप्लीटली वो है। चौथी बात ये है कि ये रिपोर्ट आपके पास है क्या? रंजना देसाई की रिपोर्ट आप मीडिया के पास है क्या? किसी के पास है? आपके पास नहीं है। पब्लिक को मालूम नहीं उस रिपोर्ट में क्या लिखा, जनता को पता नहीं कि उन्होंने क्या एसेस किया, और उन्होंने रिपोर्ट सरकार को दे दी और सरकार ने असेंबली में इसको बिल लाकर कानून बना दिया क्योंकि लोकल बॉडी के इलेक्शन है।
जब रिपोर्ट ही किसी के हाथ में नहीं है, उन्होंने क्या फाइंडिंग्स दिए, कैसा दिया, उसका कोई जिक्र नहीं है। एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उसको पूरा लागू कर दिया आपने गुजरात के हर समुदाय के ऊपर सिवाय शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर, जो गुजरात में करीब कितना 16% के करीब उनका 16% है ना शेड्यूल्ड ट्राइब, 16% के करीब उनका पॉपुलेशन है। तो यूनिफॉर्म कैसा हुआ बताइए? वो यूनिफॉर्म नहीं है। दूसरा ये है कि आपने उसको प्रोटेक्शन दे दिया कि जिसका कस्टम एंड यूसेज होगा, यूसीसी उस पर अप्लाई नहीं होगा। अब बाज कस्टम यूसेज गुजरात में है, नौत्रो है और फूलहार है, उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और अफेक्टेड पार्टी कौन है? मुसलमान है। इसलिए है कि हमको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 26 में, आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 14 में। आप उन सब का वायलेशन करके आप ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, वो मुसलमानों के ऊपर आप लागू कर रहे हैं, जो सरासर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये बताइए कि कैसे, और फिर आपने उसमें एक और सेक्शन बना दिया कि 16% पॉपुलेशन है ट्राइबल का। उसमें आपने क्या बोल दिया उसमें कि मिसाल के तौर पर इस्लाम में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई तस्वुर नहीं है, हिंदू धर्म में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का तस्वुर है, उसको एक्सेप्ट किया था, आप उसको मुसलमानों पे लागू कर रहे हैं। चौथी बात यह है कि को पार्सनर प्रॉपर्टी में आपने बोल दिया कि चाइल्ड इन वूम, आपने डिवोर्स का मसला बना दिया कि नहीं अब तलाक होगा ही नहीं, खुला भी नहीं होगा, मुबारात भी नहीं होंगे। अब किसी का शादी खत्म करना है मुसलमान को तो उसको एडल्ट्री प्रूफ करना पड़ेगा, फिर उसको 6 महीने जुडिशियल सेपरेशन, फिर आपको एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस कोर्ट को दिखाना पड़ेगा। ये सब जो है ये हिंदू धर्म का हिस्सा है, इसको आप हम पे क्यों लगा रहे हैं? आप हिंदू धर्म का कानून आप हिंदू धर्म के मानने वालों पे लगाइए, बहुत अच्छा है। ये यूनिफॉर्म कहां है ये? और मैं किसी धर्म की चीजों को क्यों मानूंगा? मैं, ये तो मेरा आर्टिकल 25 का ग्रेव वायलेशन है। अच्छा, फिर आप बोलते कि लिव इन रिलेशनशिप हो सकता है, माने शादी का तो अब कोई शादी नहीं करके ऐसा ही किसी के साथ रहेगा, तो कहां गए मॉरल्स आरएसएस बीजेपी वालों के? इस्लाम में तो हम किसी गैर महरम औरत को या किसी गैर महरम औरत किसी मर्द को हाथ भी नहीं लगा सकती, हाथ भी नहीं लगा सकते। आप बोल रहे लिव इन रिलेशनशिप करो, कैसा करो? रजिस्ट्रेशन करा लो उसका, फिर टर्मिनेट करना है तो उसका टर्मिनेट का वो करा लो। ये क्या बात है? सैंक्टिटी ऑफ मैरिज तो खत्म हो गया ना। माने आप बगैर शादी करे किसी के भी साथ रह सकते हैं, आप अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप कर सकते हैं आप, वो तो इस्लाम के धर्म के खिलाफ है, वो तो हो ही नहीं सकता। और फिर आप बोल रहे मेंटेनेंस एलिमनी होगा, वो भी हिंदू मैरिज डिवोर्स एक्ट के तहत होगा। फिर आप उसमें बोल रहे कि सक्सेशन होगा तो हिंदू धर्म के मुताबिक होगा। इस्लाम में क्या है, अगर मेरे पास एक बेटा एक बेटी है, मैं उसका एक शेयर हिस्सा है, मैं 1/3 अपनी प्रॉपर्टी किसी को नहीं दे सकता, मैं 1/3 प्रॉपर्टी किसी को दे नहीं सकता मैं। और अगर मैं 1/3 प्रॉपर्टी नहीं दे सकता हूं, मगर आप अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में विल पावर है, अगर आपके 2 बेटे हैं एक बेटी है तो आप एक को दे सकते पूरा प्रॉपर्टी अपना, इस्लाम में नहीं दे सकते ऐसा। तो ये कौन सा इंसाफ कर रहे बदो आप बोल रहे जेंडर जस्टिस, कहां का जेंडर जस्टिस हो रहा है? विल पावर से कोई भी अपना पूरा प्रॉपर्टी एक औलाद को दे सकता है,
ये कहां जेंडर जस्टिस है? अब लोग बोलेंगे कि हाँ मैंने अपनी बेटी की शादी किया, उसमें खर्चा हो गया, उसका हिस्सा नहीं होगा। अरे भाई, इस्लाम में तो ऐसा अलाउड नहीं है ना। इस्लाम में तो देना ही पड़ेगा। और भाई जेंडर, अरे भाई ये बताओ, इस्लाम में पहला धर्म था पूरी दुनिया में जिसने बेटी को अपने बाप की जायदाद में हिस्सा दिया। दुनिया का पहला धर्म है ये। कोई धर्म ऐसा नहीं बोलता जो इस्लाम धर्म बोला। अब बोलते ने बेटी को आधा नहीं मिलता। अरे बेटी को बाप की जायदाद में भी हिस्सा मिलता है, शौहर की जायदाद में भी हिस्सा मिलता है, अगर भाई का नहीं रहा उसमें भी मिलता। माने देयर आर 32 वेज वेर इन, माने उससे ज्यादा भी है जो महिला को हिस्सा मिलता है। आपने विल पावर लिख दिया, तो विल पावर के जरिए से तो आपने तो सबका नुकसान कर दिया। अब कहां जेंडर जस्टिस होगा बताइए? जेंडर जस्टिस होगा ही नहीं। और ये प्रॉपर्टी राइट्स जो इस्लाम में है उसको आप ये बोलते हैं कि जेंडर बायस नहीं, जेंडर बायस नहीं है उसमें, बिल्कुल जेंडर बायस नहीं है। आपने पूरा जितना डिवोर्स का तरीका था इस्लाम में उसको खत्म कर दिया। और आप ये बोल रहे हैं कि अगर इस कानून को कोई के बरखिलाफ काम करेगा तो उसको फाइन भी मिलेगा और उसकी जेल भी होगी। ये क्या है? ये लिव इन रिलेशनशिप आप बोल रहे कर लो, हाँ? और आप आपके धर्म का कानून मुझ पर क्यों लागू कर रहे हैं आप? ये इंसाफ है क्या बताइए आप? यूनिफॉर्मिटी है ही नहीं इसमें। आपके धर्म के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, उस पर चलिए, हमारा कोई इतराज नहीं है। मगर आप कैसा बोलेंगे कि आपके धर्म के लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा होगा? आप तो माने आप पूरा इसको हिंदू कोड, मैरिज एक्ट, हिंदू डिवोर्स एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट को आप सब पे लागू कर रहे हैं और 16% ट्राइबल को आप उसमें एक्सक्लूड कर दिए और जिसका कस्टम एंड यूसेज है उसको भी आप एक्सक्लूड कर दिए। तो ये सरासर गलत है, ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। ये बीजेपी की जो नफरत की आइडियोलॉजी है माइनॉरिटीज के ताल्लुक से, इसका खुला सबूत है। और उत्तराखंड में जो है कट एंड पेस्ट जो हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट में, उसको आप यहां पर लागू कर दिए। तीसरी बात यह है कि यूसीसी के ताल्लुक से इंडियन सक्सेशन एक्ट है, सेकुलर एक्ट है, आप अपना लो उसको। एडॉप्शन एक्ट है, अपना लो उसको आप। स्पेशल मैरिज एक्ट है, अपना लो उसको आप। मगर आप उसको छोड़ दे के ये सब चीजों को आप लेके मुसलमानों पे लगा रहे। मकसद एक ही है कि मुसलमान अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को खत्म कर दें, उनका कोई रिलीजन से ताल्लुक ना हो। अरे भाई, मेरी शादी आग के 7 फेरों से या फूल माला से शादी नहीं होती मेरे पास, क्योंकि कुरान में लिखा गया है कि खुतबा होगा, विटनेस होगा, उसके बाद मियां बीवी हस्बैंड एंड वाइफ बनते हो लोग। आप उसको भी खत्म कर देना चाहते हैं। तो सरासर ये जुल्म है, नाइंसाफी है। और हमको पूरा यकीन है कि हम जब कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे, हमको कोर्ट से उम्मीद है कि कोर्ट इंसाफ करेगा, क्योंकि ये आर्टिकल 21 का, 25 का, 26 का, 29 का ग्रेव वायलेशन है। और कहां यूनिफॉर्मिटी है? आप ट्राइबल्स को छोड़ दे रहे हैं और आप कस्टम एंड यूसेज के नाम पे उसको छोड़ दे रहे हैं। विल पावर आप देकर बोल रहे हैं कि भाई अब कोई मुसलमान भी अपनी बेटी को नहीं देगा, वो किसी को बेटे को दे देगा आपने। बल्कि विल पावर में ऐसा भी है कि बेटा बेटी को छोड़ के कोई घर के नौकर को भी दे सकता है। मैं घर का नौकर था, मैं नौकर दे दूंगा, बेटा बेटी कहां जाएंगे? नहीं, विल पावर है। ये जस्टिस तो नहीं हुआ ना। तो ये हमारा इस यूसीसी के बिल के ऊपर बोलना था। अब आपका एक और क्वेश्चन होगा, अगर आप इजाजत दिए तो वही बोल देता हूं मैं। ये आपका है डिस्टर्ब एरियाज एक्ट, वही बोलूं या आपको नहीं पूछना है? हाँ हाँ, नहीं, मैं खत्म कर रहा हूं। चाचा, मैं आपके पास आऊंगा। नहीं, बिल्कुल पूछिए आप, आपको पूरा सवाल पूछने का, मेरे को जवाब देने का पूरा हक है। तो डिस्टर्ब एरियाज एक्ट के बोलता हूं मैं आपको। ये डिस्टर्ब एरियाज एक्ट में आप क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि क्रोनोलॉजी का वर्ड अमित शाह उसको बहुत पॉपुलर किए थे। तो क्रोनोलॉजी ये है कि 1986 में डिस्टर्ब एरियाज एक्ट बनाया गया।
क्योंकि उस वक्त राइट्स थे और डिस्टर्बेंस एक्ट बनाया गया कि डिस्ट्रेस सेल रोकने के लिए। फिर 1991 में राम मंदिर बाबरी मस्जिद का इशू उरूज पे था, तो उसको फिर लागू किया गया। उस वक्त क्या बोला गया कि कलेक्टर से परमिशन लेना सेल करने से पहले, और उसमें दो कंडीशन थे, फ्री कंसेंट और रीजनेबल सेल प्राइस होना चाहिए 1991 में। 1995 से बीजेपी की सरकार आ गई, तो अब उस वक्त से परमिशन देना या नहीं देने का जो कलेक्टर के पास था वो रिलीजियस ग्राउंड्स पे शुरू हो गया कि पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, डिनाई करेंगे। फिर 1996 में हाई कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि अगर फ्री कंसेंट है और रीजनेबल वैल्यू है तो कलेक्टर हैज नो जुरिस्डिक्शन टू फर्दर कंसिडर एनी अदर इशू, और कलेक्टर अगर इन ग्राउंड्स पर रिफ्यूज नहीं करता है, माने कलेक्टर इसको नहीं देख रहा है फ्री कंसेंट रीजनेबल प्राइस, तो फिर कलेक्टर को इजाजत नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं है। 2002 में क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने यह भी हेल्ड किया कि एनी थर्ड पार्टी इंटरेस्टेड अदर देन द सेलर एंड द बायर वुड हैव नो लोकस स्टैंडी और अथॉरिटी टू ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजैक्शन, हेंस द नेबर्स वे प्रिक्लूडेड। माने अगर कोई पड़ोसी बोलेगा दो आप बेच रहे मैं खरीद रहा हूं, पड़ोसी को अख्तियार नहीं उस पर ऑब्जेक्ट करने का। 2002 का हाईकोर्ट का ऑर्डर है। 2010 में फिर हाईकोर्ट ने थर्ड पार्टी के ऑब्जेक्शन को डिसमिस कर दिया। एक हिंदू हित रक्षक समिति थी, उनका ऑब्जेक्शन रिजेक्ट कर दिया, मगर इसका मिसयूज चलता गया। फिर 2020 में फिर से हाईकोर्ट ने हैविंग कंसिडर्ड द अर्लियर जजमेंट्स, फिर से हाईकोर्ट ने रिटीरेट किया कि फ्री कंसेंट होना चाहिए और रीजनेबल वैल्यू शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल ग्रांटिंग रिजेक्टिंग एप्लीकेशन अंडर डिस्टर्ब एरियाज एक्ट। फिर थर्ड पार्टी का ऑब्जेक्शन उन्होंने खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने। ऐसा सिमिलर रहा। अब 2020 में ये इनके हाईकोर्ट की जजमेंट पसंद नहीं आई बीजेपी सरकार को, उन्होंने एक अमेंडमेंट किया, क्या उसको फिर हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, और उसको क्या हुआ, ये अमेंडमेंट को स्टे मिल गया था। तो 2026 में बीजेपी की सरकार ने एक नया उसमें शगुफा छोड़ दिया कि एग्रीव पर्सन होगा। अरे भाई, एग्रीव पर्सन तो अब कोई भी हो जाएगा, अब तो सिर्फ मुसलमान नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई रूलिंग पार्टी के आदमी को हफ्ता नहीं मिला तो बोला मैं एग्रीव पर्सन हो गया। ये तो सबको कमीशन हो जाएगा। तो आपने तो कमीशन लेने का तो लीगलाइज कर दिया तरीका बीजेपी ने, एग्रीव पर्सन हो जाएगा। और उसमें क्या किया, कम्युनल टेंशन और लाइक्लीहुड ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यू टू कम्युनल टेंशन। इसका मतलब क्या है बताओ, डेफिनेशन क्या है? कम्युनल टेंशन और लाइक्लीहुड ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन एक ही है, कि मुसलमान अपनी जायदाद को बेच नहीं सकेगा, ना किसका खरीद सकेगा हिंदू का। और बॉर्डर एरियाज होगा वहां पर बोलेंगे नहीं ये कम्युनल टेंशन होगा। तो हमारा मानना यह है कि अर्लियर हाईकोर्ट के जो जजमेंट्स है उसकी नजर में ये सब के सब जो बनाया गया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, और ये एक मैलिशियस इंटेंशन से पुराने हाईकोर्ट के जजमेंट्स को ओवररूल करने के लिए इस तरह का कानून बनाया गया है। और ये थर्ड पार्टी का जो एग्रीव्ड पर्सन बनाया गया है, इसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को, कॉरपोरेटर को और आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन को एक फ्री हैंड दिया जाएगा कि आप बस जाकर ट्रांजैक्शन को रुका दो और ऑब्जेक्शन करते रहो। ये इसका क्रोनोलॉजी है। अब आपको लास्ट में इतना बताऊंगा मैं, ये अहमदाबाद में, वेस्टर्न अहमदाबाद है, एसजी हाईवे है, वहां पर कुछ होगा, वो तो सिंगापुर की तरह नजर आता है वहां पे। अब कहां पर प्रॉब्लम होगा? जुहापुरा में होगा, कालूपुर में होगा, दरियापुर, पलाडी, नवरंगपुरा, जमालपुर, खानपुर, जुहापुरा, वटवा में होगा। तो ये बनाया गया इसलिए सिर्फ और सिर्फ के यहां पर तकलीफ पहुंचाओ। ये हमारा मानना है। ये कानून भी गलत है, और हम उम्मीद करते कि जब ये चैलेंज होगा हाई कोर्ट में, पहले जो डिसीजंस की रोशनी में
हाई कोर्ट इसको भी इंशाल्लाह हमारे जो भी कोर्ट को जाएंगे जिम्मेदार लोग वो उसको बताएंगे हाई कोर्ट को कि आपके अर्लियर जजमेंट्स को ये लोग इस तरह ओवरकम कर रहे हैं कि एग्रीव पर्सन्स का एक नया आपने शगुफा छोड़ दिया, कम्युनल टेंशन और लाइवलीहुड ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ। ये क्या है भाई? और फिर आखिरी बात ये है, हम बीजेपी सरकार से पूछना चाह रहे, आप तो बड़ा पीसफुल स्टेट बोलते हैं इसको, तो ये तो पीसफुल स्टेट नहीं है। अगर पीसफुल स्टेट होता तो तुमको कानून बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पीसफुल स्टेट नहीं है फिर ये। और फिर आप बोल रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाँ, यहां पर आप हिंदू कानून को मुसलमानों पे लागू कर रहे, और आप ये बोल रहे कि हिंदू मुसलमान की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, ना मुसलमान हिंदू खरीद सकता। कितना कॉन्ट्रडिक्शन है देखो आप। तो नफरत की बुनियाद पर ये पूरी पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है, और ये देश के हित में नहीं है। ये देश के हित में नहीं है। आप अगर एक धर्म के लॉस को दूसरे धर्म के मानने वालों पर लागू करेंगे, ये देश के हित में नहीं है। ये देश के संविधान के खिलाफ काम हो रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने जो एश्योरेंस दिया उसके खिलाफ काम हो रहा है। ओवैसी साहब, एक प्रश्न ये आ रहा है, राइट से पूछने दो भाई, राइट विंग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी को अंतिम जिन्ना कहा है, इससे आपकी प्रतिक्रिया है? छोड़िए ना, छोड़िए ना, उसका काम खाली पुकारना है, छोड़ो ना। अरे हम छोड़िए आपकी पार्टी को हमेशा ब्लेम किया जाता है कि आप बीजेपी की बी टीम हो। तो आर यू कंसिडरिंग ऑफ वर्किंग विद द इंडिया अलायंस? नो, योर क्वेश्चन, योर आर यू बी टीम ऑफ बीजेपी? I am the original M team. I am the original M team. इसका मुस्लिम माइनॉरिटी मत निकालिए, मार्जिनलाइज सेक्शन का टीम हूं मैं। सुन, अब देखो, या तो आप कांग्रेस के बोल दो मेरे को, नहीं है ना आप, है क्या, है या नहीं है? नहीं है ना, सुनो फिर जवाब मेरा, मैं ओरिजिनल M टीम हूं। दूसरी बात यह है कि आखिरी मर्तबा एक मुस्लिम एमपी गुजरात में कब जीता था? मैं तो स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हूं। 84 चाचा, 84 अहमद पटेल, लोकसभा राज्यसभा थे एहसान जाफरी साहब। अच्छा चलिए, आपकी बात, अच्छा एक सुन, तो मेरे से बहस मत करिए। नो डोंट कमेंट, नो लिसन टू मी, यू वांट टू। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अरे ठहरो ना, आप मेरे को बोलने दो ना, हमको बोलने दो। तुम सवाल करो, हमको बोलने दो। नहीं, छोड़िए ना, हमको बोलने दीजिए। आप अपना एजेंडा लेकर आए तो अलग बात है। 91 से अभी तक कोई मुसलमान एमपी नहीं जीता, मान लिया 91 नहीं जीता, मेरी वजह से। किसकी वजह से? आज देश की पार्लियामेंट में 4% मुसलमान एमपी है, किसकी वजह से? मेरी वजह से। आसाम की मिसाल ले लो आप, 50 एमएलए कांग्रेस के बीजेपी में चले गए, 50। अभी मुख्यमंत्री कांग्रेस के एमपी थे, रिजाइन करके चले गए, उनका प्रेसिडेंट चला गया, मेरी वजह से। नहीं, मेरे पे डालना चाह रहे तो मेरे लिए बैच ऑफ ऑनर है, मेरे को इतराज नहीं है, मगर हकीकत कुछ और है। अब ये जो यूसीसी का बिल है, कांग्रेस क्यों ने डिवीजन का मुतालबा किया असेंबली में? उत्तराखंड में वॉइस वोट में कांग्रेस भी शामिल है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जाकर उठाकर देख लो, 2019 में अमित शाह ने उसको और खराब किया, कांग्रेस सपोर्ट की, मैं इम्तियाज जलील अपोज किए, डिवीजन कराए हम लोग। ओम बिरला साहब स्पीकर थे, वो बोले कि ओवैसी तुम अमेंडमेंट मूव करेंगे, तुम दो ही है। मैं सर अल्लाह है मेरे साथ। 2008 में या 9 में चिदम्बरम ने यूएपीए को पोटा हटाकर किया, मैं यूपीए की सपोर्ट कर रहा था, उसके खिलाफ बोला, उसके खिलाफ वोट दिया। मेरा भाषण है, जाकर देखो जिसको सुनना आता है।
मैंने अपने भाषण में कहा था कि डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म वुड बी यूज्ड अगेंस्ट इनोसेंट पीपल। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 बच्चों को बेल नहीं दिया, उन्होंने उसी डेफिनेशन का हवाला दिया जिसका मैं अपोज किया था। सो आप लोग जो है थकते नहीं है मेरे से पूछने, जहां मैं दिख गया आपको नजर आता फलां टीम ये टीम। तो एनीवे आपका राइट है, इसका जवाब ये है। सर मुद्दा ये आता है कि आपने अभी बोला क्योंकि इलेक्शन तो 9000 से ज्यादा सीट पे हो रहे हैं। अरे अभी मतलब नहीं, अरे पार्ट वन सुन लो। अभी नहीं, अभी तो जल्दबाजी में ये 2-3 दिन का अभी बढ़ सकता है, वो कोई नाम फाइनल नहीं हुआ, फुल स्टॉप नहीं है वो। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्या है? बढ़ा तो क्यों बढ़ा, लड़ा तो क्यों लड़ा, खाया तो क्यों खाया, उठा तो क्यों उठा, आया तो क्यों आया, तो ये सवाल चलता रहेगा। अभी तो ये प्रोविजनल लिस्ट है, इसको बढ़ा सकते हैं। मैंने सवाल इसी तरह से यहाँ के दरियापुर के पूर्व एमएलए गयासुद्दीन, जैसे आपने कहा कि हमारे वजह से कांग्रेस नहीं हारती है, पर वो बार बार उनकी तरह हर सभा में, हर प्रोग्राम में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहते हैं कि एमआईएम की वजह से हम हारे। तो इस बार ये प्रचार यही कर रहे हैं। कल ट्वीट किया था उन्होंने और फेसबुक पे साबिर भाई उसकी वजह से हार गए। साबिर भाई उसकी वजह से हार गए। हाँ, फिर अरे ये क्या है, साबिर भाई उसकी वजह से हार गए। ने जो पूछ लिए दोबारा मत पूछिए, जो पूछ लिए भाई देखिए, रिपीट करेंगे तो फायदा नहीं। नो आंसर्ड यू। जहाँ पे ये नो प्रभावित एरिया जो है वहीं आपने कैंडिडेट खड़ा किया। मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि ये जो लघुमती का वोट जो है वो डिवीजन हो जाए, इसके लिए आप कैंडिडेट खड़ा करते हैं और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए आप कैंडिडेट खड़ा करते हैं। एक बात सुनो, अच्छा देखो बॉस, ऑब्जर्वेशन मत दो, क्वेश्चन करो। नहीं सुन, बंगाल में कांग्रेस किसके साथ लड़ रही है इलेक्शन? अकेले लड़ रही है। वहां क्या कर रही है फिर? सीपीआई कांग्रेस अलग, सीपीआई सीपीएम अलग, वहां पे क्या हो रहा है बताइए? अरे आप सुनिए, और एक बात, बिहार में क्या हुआ? बिहार राज्यसभा में क्या हुआ? नहीं याद है आपको? याद दिलाऊं? अरे आपको सब याद है, आप जहीन आदमी है। सुन लिए, 5 एमएलए हमारे बिहार में थे, 5 एमएलए हमारे बिहार में थे। हमने कांग्रेस के 6, तेजस्वी यादव ने हमारा अख्तर अली ईमान से मिला के सपोर्ट करो, पहला तुम लोग डिसाइड करो, सपोर्ट करो, सपोर्ट किए। 6 में कांग्रेस के 3 गायब, आरजेडी का 1 गायब। मैं क्या पढ़ के फूका था बोल के है? हैदराबाद में जुबली हिल्स का बाई इलेक्शन हुआ, नवीन यादव हम सपोर्ट करें, वो जीता। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हुआ, मैं 1 एमपी, कोई कांग्रेस का सीनियर लीडर मुझसे बात नहीं किया। हमारा चीफ मिनिस्टर मुझसे 2 मरतबा बात किए, रेवंत रेड्डी, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। हम सपोर्ट किए, क्या थे? चुनाव लड़ना मेरा राइट है, मैं कोई एनजीओ नहीं हूं, जीत हार लगी हुई है। आप 3 मरतबा नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री आप बना दिए। कितने सीट लड़ती है कांग्रेस पार्टी भाई? 400-500 लड़ते हैं ना, आप तो हरा ही नहीं पा रहे उनको। और बीजेपी के सत्ता में आने के बाद जितने कानून बनाए गए, उसको कांग्रेस वाले का घर टूटा क्या? किसके घर पे बुलडोजर लग रहा? किसको गोली मारी जा रही? किसके हिजाब पे सवाल उठ रहा? किसकी मस्जिद नहीं है बोला जा रहा है? अफेक्टेड विक्टिम तो हम हैं, और आप हमको बोल रहे हैं कि हमारी वजह से हो रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या विजडम है। प्रूफ तो ये है। सर एक साथ 3-4 सवाल पूछ रहा हूं। 3-4 नहीं, एक ही सवाल। एक नहीं, अभी 10 मिनट में खत्म हो जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर बोटाद के अंदर आर्यन मुल्तानी, किसमें? बोटाद यहाँ बोटाद आर्यन मुल्तानी पे पुलिस ने टॉर्चर करकर अनलीगली उसको टॉर्चर किया था। उसको जिग्नेश मेवानी ने विधानसभा में सवाल उठाया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में, फिर वो पुलिस वाले सस्पेंड हुए।
सेकेंडली 4 तोड़ा कब्रिस्तान जहाँ 500 साल पुरानी दरगाह थी, वहाँ 25 मिलियन कॉर्पोरेशन ने उसको अनलीगली तोड़ कर ब्रेकअप करके फिर उसको भी हाईकोर्ट के अंदर यही हिंदू नेता गए थे। और आपने भी साबरमती रिवरफ्रंट के लिए कचरे का मुद्दा उठाया था, उसके पिराना डंपिंग के लिए, फिर वही उसके लिए भी हाईकोर्ट के अंदर हिंदू जो जिग्नेश मेवाणी से आदि लोग भी गए, उन्होंने मुद्दा उठाया। चौथा कि यहाँ पे जैसा भी आपने मकानों की बात करी, बुलडोजर की बात करी, 25,000 से ज्यादा बुलडोजर से मकान यहाँ पे गिराए गए। उस मुद्दे को भी मेवाणी और अन्य टीम जो हिंदू सीपीएम वो लोगों हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट लड़े, अप्रोच किया। वहाँ एमआईएम का एक भी नेता एक भी सवाल नहीं उठाया। तो क्या ये इसको किस तरह देख रहे हो आप? मुस्लिम समाज की राजनीति कर रहे हो तो एमआईएम का नेता नहीं गया, किसने आवाज उठाया? कोई नहीं आया, सभी साइड हम लोग गए, पूरी टीम हमारी गई, पूरी टीम गई है। सर किस तरह गए? कोर्ट से लेके मेरे नाम से कंप्लेन है। बोलिए इनको ज्ञान एक आदमी और जहाँ भी जो तकलीफ पड़ी पूरी टीम हम लोग लेके गए, कोई जगह आज तक कांग्रेस नहीं आई है। बड़ौदा से एमआईएम की टीम जंगलेश्वर में जितने भी मकान टूटे हैं वहां पे गए थे आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए। सर जो भी है आप अरे, बोल रहे हो गए, जो एक बात बताओ, उठाए संसद विधानसभा से लेके विधानसभा में हमारा कोई नहीं है ना मेरे भाई, जिस दिन आ जाएगा होगा, बहुत गड़बड़ होगी। आप कॉर्पोरेशन वो जो सर देखिए एक बात सुनिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उठा रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इंशाल्लाह आपका व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, हम आपको रोज भिजाते रहते हमारा एक्टिविटी। चलिए सोशल मीडिया पे एक्टिविटी है हमारी। हाँ वेस्ट बंगाल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मालदा वायलेंस में एआईएम नहीं, सब बेकार बात है, झूठ है, वो कोई ताल्लुक ही नहीं है, गलत बात है। नहीं मैं इनका सुनिए, आपका सवाल हो गया, बोलिए। हाँ योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कहा कि यदि एनडीए बंगाल में आएगी तो हम लैंड जिहाद और लव जिहाद नहीं होने देंगे। लैंड जिहाद होता है, लव जिहाद होता है, फर्टिलाइजर जिहाद होता है, जॉब जिहाद होता है, हाँ एनवायरमेंट का जिहाद होता है, मगर नौकरी का जिहाद होता ही नहीं है। बेरोजगारी को खत्म करने का जिहाद ही नहीं होता, गैस का जिहाद नहीं होता है। आपको मालूम गुजरात स्टेट पेट्रोलियम का कॉन्ट्रैक्ट खतर से है और खतर पे हमला हो गया उसके गैस रिजर्व्स पर और उनका 20 to 30% प्रोडक्शन कम हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे कश्ती आ रहा है तो दोस्त है बोल के ईरान बोल रहा है, मगर 18 करोड़ रुपए टोल टैक्स लेकर छोड़ रहा है। जितना छोटे छोटे एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो चाय की बंडी हो, खाने की दुकान हो, ये सब बंद हो चुके हैं। इस पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं। खतर से गैस ले रहे तो उनको अच्छा लग रहा है क्या? वो जिहाद नहीं है। अब बताओ, आप इनका कॉन्ट्रडिक्शन देख लो आप। तो ये देश को जो समस्या है वेस्ट एशिया की जो क्राइसिस की वजह से, और एक डिल्यूजनल प्रेसिडेंट है ट्रंप, वो सुबह में एक बोलता, दोपहर में एक बोलता, शाम में एक बोलता, सो के उठ के एक बात करता है। उससे सबसे बड़ा नुकसान तो भारत को हो रहा है, चाइना को हो रहा है, जापान को हो रहा है, साउथ कोरिया को हो रहा है। हमारा यूरिया फर्टिलाइजर एमआरआई मशीन में हीलियम डालना पड़ता है, उसका कल के दिन कमी हो जाएगी। जो रमजान में पोर्ट से फ्रूट्स जाते थे वो नहीं जा पाया। बासमती चावल जो सबसे ज्यादा ईरान और इराक को बिकता था वो उसका रेट गिर गया। तो ये समस्या है, इसके ऊपर कोई जवाब ही नहीं देना चाह रहा है। इनको सिर्फ लगा है जी हाँ वो लोग बोल दो, ये बोल दो, ये काम है इनका। ओवैसी साहब, पवन खेड़ा ने आज कहा है कि ओवैसी साहब को ये देखना चाहिए कि असम में बीजेपी अहम पार्टी है, लेकिन ओवैसी साहब वहां जाकर कांग्रेस पर ही निशाना साध रहे हैं। ये पवन खेड़ा ने कहा है। देखिए, अगर आप थोड़ा हिस्ट्री देख लेंगे आसाम की, आसाम गण परिषद जब बनी थी उस वक्त कितने डिटेंशन में मुसलमान थे, और तरुण गोगोई जब मुख्यमंत्री बने कितने मुसलमान डिटेंशन में आए, ये आपको देखना पड़ेगा। तीसरा, डी वोटर जब एजीपी थे कितने थे, और तरुण गोगोई जब मुख्यमंत्री पद छोड़े कितने डी वोटर हो गए। चौथी बात यह कि कितने फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल थे। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल बनाने वाला कौन? कांग्रेस। और फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल का क्या है बताता हूं मैं आपको।
उसमें जो 10 साल या 12 साल का लॉयर होता उसको ऑफिसर बना देते आप। गवर्नमेंट बनाती, जुडिशरी नहीं बनाती। तो कोई भी रोड चलता है जाके बोलेगा ये फॉरेनर है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर आ जाता है। तो ऐसा है ना, जितनी परेशानी, तबाही और बर्बादी जो का आगाज कांग्रेस पार्टी ने किया, तो कांग्रेस पार्टी का एक ग्रेजुएशन सेंटर है और बीजेपी से उनको मास्टर्स और पीएचडी की डिग्री मिल जाती नफरत की। तो जो काम कांग्रेस ने शुरू किया, अच्छा अब ये जो 50,000 मुसलमानों को बेघर किया गया आसाम में, पूछिए कांग्रेस पार्टी से कि लैंड ग्रैबिंग एक्ट का वो मिनिस्टर कौन था? रकीबुल साहब थे, जो आप एमपी हैं डुबरी के। वही कानून का इस्तेमाल हो रहा है अभी। एनआरसी जब हुआ, लेट तरुण गोगोई साहब टुक प्राइड इन एनआरसी, और एनआरसी में 2 सेक्शन थे, ओरिजिनल ऑक्यूपेंट इनहेबिटेंट और नॉन ओरिजिनल। नॉन ओरिजिनल में मुसलमानों को डाला, कांग्रेस ने डाला उसको। और एक बात बोलता हूं, कांग्रेस की पार्टी में एक गोगोई साहब हैं, नॉट गौरव गोगोई, नॉट अखिल गोगोई, दूसरा गोगोई है। जब एनआरसी की लिस्ट आई थी, उस शख्स ने मुसलमानों के 20 लाख नामों को डाला कि ये सिटीजन नहीं है, वो कांग्रेस का एलाइज है अभी। वो जानते नहीं है ना हिस्ट्री को, जानकर भी अगर खामोश होना चाह रहे तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। अच्छा, इतना सब जो एविक्शन हुआ 50,000 लोगों का, कहां थे भाई? वही बदरुद्दीन अजमल थे, लड़ रहे थे। और बदरुद्दीन अजमल तो सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस डाले, आज भी केसेस चल रहे हैं। तो ये चीज है जो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आप बोलते ही नहीं है, आपके मुंह में दही जम जाता है। तो इसलिए आपके सवाल का जवाब ये है। आप चेक कर सकते, जितना मैं बोला हूं आप चेक कर लीजिए, आपको सच्चाई मालूम हो जाएगी। सर, मुंबई के शिवसेना के और हेमंत बिस्वा शर्मा के काम पे वोट मिलेंगे हमको। अरे छोड़ो ना, उनका क्या बोलना है, उनको छोड़ो ना। सर, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन होती है, जब चुनाव हो तो भड़काऊ भाषण के ऐसी चीजें ना बोली जाए एक समुदाय को लेकर दूसरे समुदाय। तो भी कितने जो अभी चीफ मिनिस्टर हो के ऐसे पद पर रहे लोग भी इस तरह के घृणास्पद भाषण देते हैं, जिससे दूसरे यानी वोट प्रभावित हो। तो इलेक्शन कमीशन की भूमिका आप इलेक्शन के टाइम पर किस तरह देखते हैं? फिर कोई एक्शन होता नहीं है, खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खाली बातें होती है कि हम ये एक्शन लेंगे, हम ये एक्शन लेंगे। तो क्या ये मेरा मानना यह है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं होना चाहिए। उसके स्पिरिट को समझने की जरूरत है, और अगर कोई उसका वायलेशन करता है तो इलेक्शन कमीशन को उसका नोटिस लेना चाहिए। शायद आप ये पूछना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने राजस्थान में 2024 के चुनाव में कहा था कि किसका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, गाय और भैंस छीन लिया जाएगा। तो ये भी एक है। तो आपकी बात सही है, मैं आपसे एग्री करता हूं। सर, जो सरकार है हेमंत विश्वास ने अभी जो एक कम्युनिटी को टारगेट करके जो किया, तो दैट शुड हैव बीन टेकन अ सो मोटो कॉग्निजेंस बाय द सुप्रीम कोर्ट, बट इट हैज नो यू आर रॉन्ग, you are wrong, you don't know. Mr. Badruddin Ajmal had gone to the Honorable Supreme Court. The Supreme Court has given an order, I can show you also. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि अगर कोई फॉरेस्ट लैंड पर है तो उनको ऑल्टरनेट जगह दिया जाए। और हाँ, वो केस आपको बोल देता हूं ताकि आप चेक कर सके। हाँ, वो केस है बदरुद्दीन अजमल साहब डाले, जमालुद्दीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑनरेबल जस्टिस पमिना घटनम और श्री नरसिम्हा और ऑनरेबल जस्टिस अतुल सी चंदूरकर का ये अभी पेंडिंग भी है। यहां पर अगर फॉरेस्ट लैंड पर नहीं है, डिस्टर्ब मत करो। होता क्या है, आसाम में फ्लड्स आते, फ्लड्स आने के बाद जो गरीब लोग होते हैं, चौर बोलते, अपने यहां से किसी और जगह पे जाकर रहना शुरू करते। ये भी मसला कांग्रेस पार्टी का है। कैसा है बताता हूं। जब फ्लड आया, मैं दूसरी जगह चलेगा तो मेरे को पट्टा सर्टिफिकेट देना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट सर्टिफिकेट देना चाहिए, रिलीफ कुछ नहीं। तो ये सब वहां से शुरू होता है।
ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, जिसको सुन नहीं रही सरकार, तो उसके I was talking about that Hemanta Biswas was pointing a gun at. Yes, it is wrong. I'm talking. Yes, it is wrong. It is wrong. Later he disowned that video. should have been taken. No, later he disowned that video. बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि मैं जीना मुश्किल कर दूंगा, मैं उनका सियासी हड्डी तोड़ा हूं, अब उनकी कमर की हड्डी तोड़ दूंगा, मदनी साहब को जाना है वहां चल, मैं भिजा दूंगा वहां पर, तो सब बातें कर रहे हैं वो। सर यूजीसी पे स्टैंड क्या है एमआईएम का? यूजीसी रेगुलेशन के ऊपर, यूजीसी ग्रांट ऑफ परमिशन हाँ वो बिल्कुल दलितों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अच्छा हाँ, अच्छा, यानी सवर्ण को वो कुछ नहीं है, यानी उसको सवर्ण अपराधी है नहीं, डिस्क्रिमिनेशन किससे होती? डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है। देखिए आपको डिबेट करना है, टाइम बोलो, जगह बोलो, आता हूं। आप जर्नलिस्ट के साथ बात करें, मेरा जवाब सुनो। आपको नहीं देखिए, यू आर डिबेटिंग विथ मी, यू हैव ऑल द राइट, बट हियर आई एम डूइंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, यू आस्क मी अ क्वेश्चन, आई विल गिव यू रिप्लाई। यू वांट डिबेट विथ मी, शो मी द प्लेस एंड टाइम, आई विल कम एंड डिबेट विथ यू, I'll come and debate with you. But if you are asking me this question, why did that UGC regulation was taken back? No, नहीं, डिस्क्रिमिनेशन में फर्क होता है, डिग्निटी का सवाल आता है। किसी को जात के नाम पर बोलकर मारा जाता है, और आपको मालूम, अच्छा ये सब जो छोड़ दीजिए, दिल्ली का एम्स जाकर देखो आप, एम्स हॉस्पिटल है ना, उसमें दलितों का अलग बिल्डिंग है, क्यों है? और संविधान में इक्वालिटी की जब बाबा साहब ने बात की, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात की, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात की। सर जस्ट वन मोर क्वेश्चन, पार्लियामेंट में नक्सलिज्म पे डिबेट हो रही थी, अमित शाह जी ने आपको थैंक यू बोला था रिगार्डिंग जो ग्रे हाउंड्स की जो प्रोसेस चली थी तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। सो क्या आपको लगता है कि ये लेफ्ट वोट बैंक जो आप वेस्ट बंगाल में कंटेस्ट कर रहे हैं, ये इसको इफेक्ट कर सकती है? क्योंकि आपने नक्सलिज्म पे अपोज किया था, आपने बीजेपी के साइड मेरे भाई, ऐसा है ना कि फंस गई रजिया गुंडों में मेरा हाल करना चाह रहे आप। मेरी स्पीच को सुनो आप, आप मेरी स्पीच को नहीं सुने, इसका मतलब आप जो है ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को फॉलो मत करो, असदुद्दीन ओवैसी का स्पीच सुनो। मैंने कहा कि ये जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि नक्सलिज्म खत्म हो गया, मैंने 1978 की बात की थी। आपको मालूम 1978 में क्या हुआ था? आपको पढ़ना चाहिए। 1978 में भी नक्सलवादी जो थे वो बोले हम अब आम स्ट्रगल नहीं करेंगे। 3 साल बैक टू विलेजेस वो लोग किए, और बैक 3 साल के बाद उन्होंने कहा कि इंडिया में न्यू कॉलोनिज्म है, इंडिया में फ्यूडलिज्म है, इंडिया में फ्यूडल लॉर्ड्स, हम हथियार उठाएंगे। ये बात किसी ने नहीं की। दूसरी बात मैंने कही थी, जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही खत्म हो गया, मैंने कहा भाई वो हथियार डाल रहे हैं मगर वो अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ नहीं रहे हैं। अरे एक मिनट प्लीज लेट मी कंप्लीट। हथियार डाल रहे हैं, आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ रहे हैं। तीसरी बात हमने ये की थी कि ये जो एक्सट्रीमिज्म की बात हो रही है, मैंने कहा कि द एक्सट्रीम राइट विंग एक्सट्रीमिज्म विल लीड टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अब इसमें बोलो, अब इसमें स्पीच आप सुनते तो ऐसा सवाल नहीं करते। मेरे भाई आप सुन लिया करो, मैं बैठा हूं कि भागने वाला नहीं हूं। ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि समंदर के 2 किनारे एक हो जाएंगे। और राइट विंग एक्सट्रीमिज्म की मैंने बात की, मैंने आसाम के चीफ मिनिस्टर का हवाला दिया अपनी स्पीच में। तो आपको सुन के समझ के पूछना चाहिए, अच्छा रहता, मजा आता उसमें।